नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की बात, आपको बताएंगे कि आखिर कैसे कटी डॉन की पहली रात। जी हां, मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में, योगी की जेल में है, लेकिन आपको बताएंगे कि मुख्तार अंसारी रात भर सो नहीं पाया। क्यों, ये आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर मुख्तार के बाद अतीक का नंबर है, और साथ ही बात करेंगे कि बाबरी के बाद अब काशी की मस्जिद की खुदाई होगी। और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। जी हां, बात सचिन वाजे की। एक के बाद एक ताबड़तोड़ खुलासे कर रहा है सचिन वाजे। जी हां, सचिन वाजे को आज जेजे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बड़ी खबर यह है कि सचिन वाजे ने 2 मंत्रियों के नाम ले लिए हैं। आपको बता दें अपने खुलासे में महाराष्ट्र के 2 मंत्रियों के नाम कबूले हैं सचिन वाजे ने। ये 2 मंत्री कौन है, ये जांच का विषय है। बेशक सचिन वाजे ने इन मंत्रियों के नाम बताए होंगे, लेकिन सूत्रों से बड़ी खबर यह कि वसूली कांड में यह अब तक का सबसे विस्फोटक खुलासा है कि सचिन वाजे ने 2 मंत्रियों के नाम ले लिए हैं। ये मंत्री कौन है, सचिन वाजे ने उनका नाम भी बताया है एनआईए को। एनआईए इस मामले को आगे इन्वेस्टिगेट करेगी कि आखिर ये 2 नाम कौन से हैं। लेकिन आपको सीधे बताऊं मैं कि सचिन वाजे ने प्रदीप शर्मा का नाम लिया है। वो प्रदीप शर्मा जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। प्रदीप शर्मा को दोबारा बुलाया गया। तस्वीरें मैं दिखाऊं, प्रदीप शर्मा को दोबारा बुलाया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदीप शर्मा दोबारा पहुंचे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और आपको बताएं पिछले कई घंटों से प्रदीप शर्मा से एनआईए पूछताछ कर रही है। प्रदीप शर्मा अभी भी एनआईए ऑफिस में। बड़ी खबर यह, प्रदीप शर्मा यानी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से अभी भी एनआईए पूछताछ कर रही है। कल 7.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी प्रदीप शर्मा से। कल 7.5 घंटे तक प्रदीप शर्मा से पूछताछ हुई थी, और अभी भी लगातार पूछताछ हो रही है। यानी प्रदीप शर्मा पर जो बड़ा खुलासा सचिन वाजे ने किया है वो बहुत चौंकाने वाला है। सचिन वाजे ने एंटीलिया साजिश और मनसुख की हत्या के मामले में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा का नाम लिया है। यानी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा भी इस पूरी साजिश में शामिल थे। क्या बड़े खुलासे किए सचिन वाजे ने, देखिए जरा। वसूली कांड के साथ एंटीलिया केस और मनसुख हत्या केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। एंटीलिया केस में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की एंट्री पहले ही हो चुकी है। एनआईए की टीम प्रदीप शर्मा से लगातार पूछताछ कर रही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक वाजे ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं, और इन खुलासों से एनकाउंटर का शतक लगाने वाले प्रदीप शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिलेटिन का प्रदीप शर्मा कनेक्शन। वाजे ने एनआईए को बताया कि एंटीलिया के सामने स्कॉर्पियो में जो जिलेटिन की छड़ें रखी गई थी वो पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने ही उसे दी थी। वाजे ने दावा किया कि प्रदीप शर्मा ने अपने सहयोगी से जिलेटिन ली। बताया जा रहा है कि प्रदीप शर्मा का सहयोगी निर्माण उद्योग से जुड़ा है, जिसने जिलेटिन प्रदीप शर्मा को मुहैया कराई। सचिन वाजे ने एनआईए की पूछताछ में इस बात को कन्फेस किया, इस बात को कबूला कि उसने मुलाकात की थी प्रदीप शर्मा के साथ। प्रदीप शर्मा जिलेटिन लेकर आए थे, जिलेटिन की छड़ें लेकर आए थे। और आखिर इस पूरे एंटीलिया केस के पीछे कॉन्स्पिरेसी क्या थी, साजिश क्या थी, वो जानने की कोशिश एनआईए की टीम लगातार कर रही है। मनसुख हत्या से पहले वाजे प्रदीप मिले। एनआईए की पूछताछ में वाजे ने एक और सनसनीखेज खुलासा किया है। वाजे ने बताया कि मनसुख की हत्या के दिन भी प्रदीप से उसकी मुलाकात हुई थी। 3 और 4 मार्च को प्रदीप वाजे के साथ था। 4 मार्च को ही वाजे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। वाजे ने यह भी कहा कि जिस वक्त उसने मनसुख को फोन कर बुलाया था उस वक्त भी प्रदीप वहां मौजूद था। रिपब्लिक भारत इसका खुलासा पहले ही कर चुका है। गुजरात के सिम इस्तेमाल करता था प्रदीप। वाजे ने एनआईए को यह बताया कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट गुजरात से मंगाए सिम कार्ड इस्तेमाल करता था और सहयोगियों के साथ संपर्क में था प्रदीप शर्मा। इसके साथ ही वाजे ने 2 कारोबारियों का नाम भी लिया है। अब वाजे के खुलासे से यह सवाल उठ रहा है, क्या मनसुख हत्या की साजिश में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा भी शामिल है? और आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि आखिर प्रदीप शर्मा है कौन सी बला।
कौन है ये प्रदीप शर्मा? दरअसल ये प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। मैं आपको बताऊं, प्रदीप शर्मा, अगर एक ग्रिड डीजे हो तो मैं आपको दिखाऊं कि प्रदीप शर्मा दरअसल 113 एनकाउंटर कर चुका है प्रदीप शर्मा। जी हां, 113 एनकाउंटर कर चुका है प्रदीप शर्मा। इसके अलावा लश्कर के आतंकियों को भी प्रदीप शर्मा मार चुका है। लश्कर के आतंकी ढेर किए प्रदीप शर्मा ने। अंडरवर्ल्ड से रिश्तों का आरोप है, अंडरवर्ल्ड से रिश्तों का आरोप है प्रदीप शर्मा पर। न सिर्फ अंडरवर्ल्ड से रिश्तों का आरोप है, बल्कि प्रदीप शर्मा पर फर्जी एनकाउंटर का इल्जाम लगा और 4 साल, जी हां, 1-2 नहीं, 4 साल जेल में रहा है प्रदीप शर्मा। उसके बाद निकलकर शिवसेना ज्वाइन की। तो सचिन वाजे एक के बाद एक खुलासे कर रहा है, लेकिन इस मामले में यानी एंटीलिया साजिश और वसूली कांड में सीबीआई की एंट्री हो गई है। सीबीआई को ग्रीन सिग्नल सुप्रीम कोर्ट से मिल गया और यह झटका अनिल देशमुख के लिए, यानी पूर्व महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को सीबीआई से झटका लगा है। आपको बताते हैं कि आखिर सीबीआई इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कौन से वो चेहरे थे जो पेश हुए सीबीआई जांच के मामले में। वो 4 बड़े चेहरे कौन से हैं मैं आपको दिखा रहा हूं। हरीश साल्वे इस मामले में पेश हुए। हरीश साल्वे के अलावा इस मामले में मुकुल रोहतगी शामिल हुए। मुकुल रोहतगी के अलावा आपको बताऊं, इस मामले में जो शामिल हुए वो कपिल सिब्बल, और न सिर्फ कपिल सिब्बल बल्कि एक और बड़े वकील पेश हुए। उनमें शुमार है अभिषेक मनु सिंघवी। ये वो वकील हैं जो दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच पर पेश हुए। लेकिन इन वकीलों की पैरवी कौन कर रहा था, किसकी पैरवी कर रहे थे वकील, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये वकील किसकी पैरवी कर रहे थे? दरअसल अनिल देशमुख की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए थे कोर्ट में। सोचिए, कोर्ट में बड़े बड़े वकील थे। और इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी मौजूद थे वहां। आपको बताऊं कि परमवीर सिंह की तरफ से पैरवी कर रहे थे मुकुल रोहतगी। और आखिरी नाम जो है वो है हरीश साल्वे का, जो जयश्री पाटिल की तरफ से पैरवी कर रहे थे। ये बड़े बड़े वकील जो कानून के जानकार हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में दलीलें रख रहे थे। किसने क्या दलील रखी सुप्रीम कोर्ट में, देखिए जरा। अनिल देशमुख को सुप्रीम झटका, सीबीआई जांच का करना पड़ेगा सामना, सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार। अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए इसे गंभीर मामला बताया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले में सीबीआई की शुरुआती जांच जारी रहेगी। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि राज्य सरकार को बिना सुने जांच का आदेश दिया गया, दूसरे पक्ष को नोटिस जारी नहीं किया गया, हमें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का पक्ष रखते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने मेरा पक्ष नहीं सुना, यह न्याय के नाम पर मजाक है, मौखिक बयान पर सीबीआई जांच हो सकती है। परमवीर ने कोई सबूत पेश नहीं किया। सुनवाई के दौरान जस्टिस कौल ने गंभीर टिप्पणी की। बेंच ने कहा, देशमुख पर लगे आरोप गंभीर हैं, आरोप किसी दुश्मन ने नहीं लगाए, वो गृह मंत्री के राइट हैंड थे। बिना जांच के आरोपी का पक्ष क्यों सुना जाए, स्वतंत्र जांच एजेंसी को जांच करने दें। महाराष्ट्र सरकार और देशमुख के वकील की दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। इसका मतलब ये कि अब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सीबीआई के सवालों का सामना करना पड़ेगा। तो ये दलीलें रखी गई कोर्ट में, लेकिन बड़ी चीज ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्त लहजे में कहा कि आरोपी को आखिर क्यों सुने, जांच हो जाने दीजिए। और यही वजह है कि बीजेपी हमलावर है। बीजेपी सीधे इस्तीफा मांग रही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफा मांगा। सुनिए जरा। उनका कार्यक्रम ही एक था, लूट करो, और इस लूट के लिए यह सब चल रहा है, यह हमें समझना चाहिए। महाराष्ट्र की सरकार को अब सत्ता में रहने का जरा भी अधिकार नहीं है। उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।
तो आप सुन रहे थे प्रकाश जावड़ेकर को, जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि फौरन इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अब अनिल देशमुख क्या सीबीआई के शिकंजे में होंगे? सीबीआई अब अनिल देशमुख से क्या सवाल पूछेगी, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा ग्राफिक्स के जरिए। सीबीआई पूछेगी 100 करोड़ वसूली के आरोप पर आप क्या कहेंगे पूर्व गृह मंत्री जी। सीबीआई पूछेगी वाजेह आपके बंगले पर कब कब आया था, क्योंकि परमवीर सिंह ने यह आरोप लगाए। सीबीआई पूछेगी अनिल देशमुख से कि क्या आपने वाजेह से वसूली के लिए कहा। ये इल्जामात परमवीर के लगाए। ट्रांसफर पोस्टिंग में भी भ्रष्टाचार है, उस पर क्या कहेंगे, उस पर भी आरोप है। ये सारे सवालात सीबीआई अनिल देशमुख से करेगी। लेकिन आपको बताएं, सवाल यह है कि आखिर बीजेपी अब बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि सीबीआई एक तरफ जांच कर रही है, दूसरी तरफ एनआईए जांच कर रही है। राम कदम क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। महाराष्ट्र सरकार को पुनः एक बार देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने करारा तमाचा दिया है। जब से ये 3 दलों की सरकार सत्ता में आई है, उस दिन तक अलग अलग मामलों में न्यायपालिका ने इतनी बार इनके मुंह पर करारा तमाचा दिया है। सवाल ये उठता है, अब तक इनका मुंह सूज कैसे नहीं गया। अब की बार जब भी न्यायपालिका में जाए, अपना काला दागी चेहरा छुपाने के लिए और करारा तमाचा न्यायपालिका की ओर से आने के बाद मुंह की सूजन न दिखे, इसलिए कोई मलम ले जाए। तो अब सीबीआई की एंट्री हो गई है और सीबीआई एक्शन में है। खबर यह है कि सीबीआई ने वसूली कांड में बयान दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। परमवीर सिंह का बयान दर्ज हो गया है, इसके अलावा सचिन वाजेह का बयान दर्ज हो गया है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज ये है, जिन लोगों के बयान दर्ज हुए हम आपको दिखा रहे हैं। देशमुख केस में परमवीर का बयान दर्ज हो चुका है। न सिर्फ परमवीर का बयान दर्ज हुआ है, सचिन वाजेह का बयान दर्ज हो गया है। न सिर्फ सचिन वाजेह, जयश्री पाटिल का बयान दर्ज हुआ है, संजय पाटिल का बयान दर्ज हुआ है। ये वो लोग हैं जो इस मामले में अब तक ये सवाल उठाते रहे हैं वसूली कांड पर। तो संभव है जल्द ही सीबीआई पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से भी सवाल जवाब करे। हमने आपको दिखाया क्या क्या सवाल अनिल देशमुख से होंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डॉन मुख्तार की, और मुख्तार का एक बड़ा ड्रामा और नौटंकी जिसे हम आज एक्सपोज करने वाले हैं। देखिए जरा मुख्तार की तस्वीरें। आपको मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर दिखाई दे रहा है। यह मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर है और ऐसा लग रहा है कि चलने की स्थिति में नहीं है। मुख्तार अंसारी चल नहीं सकता है, यह देखकर आपको लग रहा होगा। देखिए मुख्तार अंसारी दरअसल पंजाब में है, पंजाब में था जिस वक्त, उस वक्त व्हील चेयर पर था और यह कह रहा था कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं चल नहीं सकता हूं, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश नहीं जा सकता हूं। लेकिन मुख्तार की दूसरी तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं, जिसको देखकर आप हिल जाएंगे, वो तस्वीर मुख्तार की, कि जो मुख्तार अभी व्हील चेयर पर था और कह रहा था चल नहीं सकता हूं, उस मुख्तार की दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। यह देखिए, मुख्तार बिना व्हील चेयर अपने पैरों पर खड़ा है और मुख्तार चलकर एम्बुलेंस से निकलकर बांदा जेल के अंदर पहुंचा है। यह है मुख्तार का ड्रामा, यह है मुख्तार का वो नाटक जो मुख्तार अब तक दरअसल रोपड़ जेल में करता आया है। आइए आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं, दोनों तस्वीरें देखिए और आप अंदाजा लगाएंगे मुख्तार आखिर झूठ क्यों बोल रहा था। मुख्तार दरअसल, दोनों तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं, मुख्तार क्यों झूठ बोल रहा था वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए व्हील चेयर पर मुख्तार खड़ा हुआ है। मुख्तार ये बता रहा है कि दरअसल मुख्तार सिर्फ फरेब कर रहा था और योगी से बचने की कोशिश कर रहा था। देखिए रिपोर्ट, ड्रामा पूरी तरह से बेपर्दा हो गया। रोपड़ जेल में बीमार था डॉन। योगी की जेल में खत्म हुई बीमारियां। पंद्रह घंटे में चंगा हुआ बाहुबली। यूपी पहुंचते ही ठीक हुआ माफिया मुख्तार। वो मुख्तार जो रोपड़ जेल में तमाम तरह की बीमारियों का नाटक कर रहा था, वो डॉन
जो कोर्ट जाने के लिए व्हीलचेयर का इस्तेमाल का ड्रामा कर रहा था। क्राइम की दुनिया का वो खौफनाक चेहरा जिसकी आवाज से कभी पूरा इलाका सहम जाता था। अपराध का वो बाहुबली पंजाब से उत्तर प्रदेश पहुंचते पहुंचते व्हीलचेयर से कैसे खड़ा हो गया। ये तस्वीरें उसी मुख्तार अंसारी की हैं जो पंजाब की रोपड़ जेल से एक व्हीलचेयर पर बैठकर निकला था, लेकिन कानपुर पहुंचते ही उसकी टांगों का दर्द भी ठीक हो गया और कमर की हड्डियों में भी रवानी दौड़ गई। तभी तो मुख्तार अपने पैरों पर चलकर चहलकदमी कर रहा था। इन तस्वीरों को देख कौन कह सकता है कि मुख्तार अंसारी बीमार है, उसे कमर में दर्द की शिकायत है, उसके पैरों में जकड़न है। ये तस्वीरें तो बता रही हैं कि वो पूरी तरह चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त है। हालांकि पंजाब मेडिकल बोर्ड ने उसे कई बीमारियों से ग्रसित बताया था, लेकिन यूपी के बांदा जेल पहुंचते पहुंचते उसकी तमाम बीमारियां छू हो गई। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, जरा सुनिए उस ड्राइवर को जो ड्राइवर मुख्तार को लेकर पहुंचा है एम्बुलेंस से। वो ड्राइवर का कबूलनामा क्या कह रहा है, सुनिए जरा। गेट पुलिस वालों ने खोला और वो अंदर चले गए और अंदर बैठे रहे। अंदर क्या कर रहे थे, अंदर की बात हमने नहीं देख पाई है। क्या एम्बुलेंस में व्हील चेयर को वापस लाया गया था या वहीं छोड़ दिया? वापस एम्बुलेंस साथ में आई थी। नहीं, व्हील चेयर एम्बुलेंस के साथ आ गई थी। दूसरी गाड़ी में रखी थी सर। अच्छा, तो एम्बुलेंस में जब वो लिटाए गए तो व्हील चेयर नहीं थी? नहीं, व्हील चेयर नहीं थी। व्हील चेयर जो है एक सरकारी गाड़ी में रखी गई थी। तो आइए अब आपको दिखाते हैं मुख्तार का पूरा ड्रामा जो उसने अपने स्वास्थ्य कारणों का रचा। मुख्तार का कहना था कि उसे डिप्रेशन है। मुख्तार अंसारी कह रहा था कि उसे डिप्रेशन है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी, अगर हम जल्दी से दिखाएं, मुख्तार अंसारी बार बार कह रहा था डिप्रेशन है, वो कह रहा था उसे डायबिटीज है, मुख्तार अंसारी कह रहा था उसको स्लिप डिस्क है, मुख्तार अंसारी का कहना था कि उसे हाई ब्लड प्रेशर है, मुख्तार अंसारी कह रहा था न सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर, पैर के जोड़ में दर्द है, यानी जोड़ों में दर्द है इसलिए चल नहीं सकता और हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, यह मुख्तार अंसारी कह रहा था। लेकिन मुख्तार अंसारी का कोई पैतरा काम नहीं आया। अब मैं आपको दिखाने और बताने जा रहा हूं कि मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में है, लेकिन रात नहीं कटी। रात भर मुख्तार अंसारी जागता रहा, रात भर करवटें बदलता रहा, क्योंकि पंजाब के रोपड़ जेल में तो ऐश और आराम चल रही थी, वहां सारी सुख सुविधाएं मिल रही थी। लेकिन योगी की जेल में मुख्तार अंसारी को एक आम कैदी की तरह रहना पड़ रहा है, इसलिए रात भर नींद नहीं आई। देखिए रिपोर्ट। बेचैन और बदहवास हुआ मुख्तार। गले से नहीं उतरा जेल का खाना। रात भर मच्छरों से परेशान रहा डॉन। जमीन पर नहीं आई मुख्तार को नींद। पंजाब के रोपड़ जेल से बांदा जेल के बैरक नंबर 16 में पहुंचे माफिया मुख्तार अंसारी की पहली रात बड़ी बेचैनी से कटी। वो रात भर परेशान रहा, बेचैन रहा और बदहवासी में काफी देर तक जागता रहा। जेल सूत्रों के मुताबिक डॉन मुख्तार को जब रात का खाना दिया गया तो वो और ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि पंजाब की रोपड़ जेल में ऐश और आराम की जिंदगी बसर कर रहे मुख्तार को बांदा जेल की दाल और रोटी गले नहीं उतरी। उसने सिर्फ एक रोटी खाई और बाकी खाना छोड़ दिया। लेकिन आम आदमियों की तरह ही मुख्तार को जमीन पर सोना पड़ा। उसके लिए भी जमीन पर दूसरे कैदियों की तरह बिस्तर लगाया गया, लेकिन आरामदेह बिस्तर पर सोने के आदी मुख्तार को जमीन पर नींद नहीं आई। वो काफी देर तक करवटें बदलता रहा। वो कभी उठकर बैठ जाता तो कभी वापस लेट जाता। वो मुख्तार जिसका खौफ कल तक लोगों पर हावी था, अपराध का वो सरगना जो कल तक लोगों का खून चूसता था, आज वो जेल के बैरक में मच्छरों से परेशान है। सूत्रों के मुताबिक डॉन मुख्तार को जेल में मच्छरों की वजह से काफी परेशानी हुई, जिसके बाद उसने एक मच्छरदानी की मांग की और जेल प्रशासन ने नियमों के मुताबिक उसे मच्छरदानी दे दी। लेकिन इसके बावजूद मुख्तार सिर्फ करवटें बदलता रहा। वो आधी रात तक सो न सका। तो ऐसे कटी कुछ डॉन की रात।
लेकिन योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में कहा मुख्तार अंसारी पर कि उनकी कोई रंजिश नहीं है, उनके लिए अपराधी अपराधी होता है, कानून सबके लिए बराबर है और सबके ऊपर कानून का डंडा एक जैसा चलेगा, चाहे वो कोई भी हो। सुनिए सर। जब किसी पद पर हैं तो बिना राग द्वेष के कानून को ही सर्वोच्च मानते हुए उसके दायरे में रहकर ही काम करते हैं। मेरी किसी से न व्यक्तिगत रंजिश है, न कोई राग द्वेष किसी के प्रति है, लेकिन अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे उस अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए। मैं इस बात का आग्रही हूं और हम लोग शासन में रह करके इसी बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश लौटते ही बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी हुई। जी हां, मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 2:30 बजे मऊ जिला कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में मुख्तार पर दरअसल गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। दरअसल मुख्तार पर फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनवाने का एक मामला चल रहा है और आरोप यह है कि मुख्तार ने शस्त्र लाइसेंस लेने के लिए फर्जी नाम और पता दिया था। आपको बता दें कि 5 जनवरी 2020 को दक्षिण टोला थाने में मुख्तार अंसारी के लेटर पैड पर 3 लोग जिनके नाम इजराइल अंसारी, अनवर शहजाद और सलीम हैं, जांच में तीनों के नाम पते फर्जी पाए गए। ऐसे में थाने में मुख्तार अंसारी समेत तीनों को आरोपी बनाकर धोखाधड़ी समेत कई मामलों में केस दर्ज किए गए। मऊ सीजीएम कोर्ट में मुख्तार को साजिशकर्ता के रूप में आरोपी बनाया गया, उसमें मुख्तार की पेशी हुई। जी हां, अब आपको बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो मुख्तार हो या अतीक हो या फिर कोई और। सुनिए सर। देखिए, अपराधी अपराधी होता है। दूसरा, राजनीति के अपराधीकरण का एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे कांग्रेस ने एक माफिया डॉन को अपने यहां शरण देकर के उसके सारे के सारे अनैतिक और अवैध कृत्यों को खुली छूट दे रखी थी। लेकिन योगी राज में मुख्तार के बुरे दिन शुरू हो गए। पंजाब में जितनी ऐश करनी थी कर ली। एक तो योगी की जेल में आ चुके हैं और साथ ही आपको बताएं मुख्तार अंसारी दरअसल बीएसपी के विधायक हैं। अब हो सकता है कि उनकी सदस्यता चली जाए, उनकी विधायकी पर भी तलवार लटक रही है। देखिए जरा रिपोर्ट। पंजाब के रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश के बांदा जेल लाए जाने के साथ ही बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी की विधानसभा सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 192 के मुताबिक अगर कोई सदस्य 60 दिन तक सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेता तो उसकी सदस्यता जा सकती है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मामला सामने आने पर विचार करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 192 में व्यवस्था दी गई है कि यदि कोई माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही से लगातार 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो उसके विरुद्ध सदन कार्यवाही कर सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई याचिका आती है तो उसका परीक्षण करवाकर और जब भी सदन आहूत होगा उस समय ही उसका निस्तारण हम कर सकते हैं। मुख्तार अंसारी 2017 में मऊ विधानसभा सीट से 5वीं बार विधायक चुने गए थे। मुख्तार 1996 से लगातार मऊ से विधायक हैं। तो मुख्तार अंसारी पर योगी का डंडा चलना शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा दरअसल वो सब परेशान हैं जो अब तक मुख्तार अंसारी और इन जैसे लोगों को पाल पोस रहे थे, वही सबसे ज्यादा बौखलाए हुए हैं। सुनिए योगी को। कि कानून व्यवस्था पर उंगली उठाने वाले तत्व कौन है? ये वही लोग हैं। कोई मुख्तार अंसारी को पाल के रखता है, कोई अतीक अहमद को पाल के रखता है। और जब भी इनकी सत्ताएं आई, इनकी आड़ में इन्होंने कैसे कैसे अत्याचार और जुल्म जनता पे ढोए हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जनता ने इसीलिए इन सबको एक्सपोज किया है और इन लोगों को सत्ता से बेदखल भी किया है। तो सिर्फ मुख्तार नहीं, इस लिस्ट में और भी नाम है। उनमें एक चेहरा यह भी है। जी हां, अतीक अहमद
अब अगला नंबर अतीक अहमद का है। ये देखिए, बाहुबली अतीक अहमद विधायक भी रहे। अतीक अहमद का नंबर इसलिए क्योंकि योगी के मंत्री खुद कह रहे हैं कि मुख्तार तो अभी शुरुआत है, मुख्तार के बाद अगला नंबर अतीक का है। सुनिए योगी के मंत्री को। अतीक अहमद भी अभी गुजरात की जेल में है। निश्चित रूप से समय उसका भी आएगा और उसको भी दंडित कराने के लिए उसके भी जो 52 आलीशान महल थे, बंगले थे, पूरे प्रयागराज में उसको ढहाया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि हम उसे लाएंगे और माननीय न्यायालय के माध्यम से उसे सजा दिलाएंगे। तो योगी के मंत्री को कहना है कि अतीक को लाएंगे कैसे भी। आप जानेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि योगी के राज में मुख्तार कहां था, पंजाब रोपड़, और अतीक कहां है, गुजरात। सोचिए अतीक क्या कर रहा है गुजरात में। योगी के मंत्री कह रहे हैं अब अतीक को हम गुजरात से खींच कर लाएंगे, कहीं भी छिपाओ। देखिए जरा अतीक गुजरात पहुंचा कैसे, जहां की अहमदाबाद जेल में बंद है। देखिए रिपोर्ट। अतीक अहमद भी अभी गुजरात की जेल में है। निश्चित रूप से समय उसका भी आएगा। तो अब मुख्तार के बाद अतीक अहमद का नंबर आने वाला है। जैसे योगी की पुलिस मुख्तार को पंजाब से घसीट कर लाई, वैसे ही अब माफिया डॉन अतीक अहमद को गुजरात की जेल से खींचकर यूपी की जेल में डाल दिया जाएगा, जहां पर वो अपने हर गुनाह का एक एक कर हिसाब देगा। दरअसल माफिया डॉन अतीक अहमद की तूती बोलती है। यूपी की जेलों में बैठे बैठे वो तमाम अपराधों को अंजाम देता रहा। जेल की सलाखें उसके आपराधिक साम्राज्य का महज अड्डा बनकर रह गई थी। जेल में ड्यूटी पर आने वाले पुलिसकर्मी तक उससे खौफ खाते। 2018 में देवरिया जेल में रहने के दौरान उसने एक कारोबारी का न सिर्फ अपहरण कराया, बल्कि जेल में बुलाकर बेरहमी से मारपीट की। अतीक पर आरोप है कि जेल में उसने कारोबारी की उंगलियां तक तोड़ डाली और उससे जबरन हस्ताक्षर कराकर 5 कंपनियों को 2 युवकों के नाम ट्रांसफर करा दिया। बाद में कारोबारी ने लखनऊ में केस दर्ज कराया, जिसमें अतीक समेत 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी की ही याचिका पर मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया और अतीक अहमद को गुजरात की जेल भेजने का फैसला सुनाया। तो सोचिए अतीक अहमद क्यों डरा हुआ है। न सिर्फ अतीक अहमद बल्कि मुख्तार अंसारी और उन जैसे सभी उत्तर प्रदेश के अपराधी खौफ में। दरअसल योगी के एनकाउंटर की वजह से इन सब में खौफ है, जिसके खौफ से यूपी का अपराध। सोचिए अतीक अहमद के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अतीक अहमद के पिता फिरोज इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाते थे। अतीक का बचपन मुफलिसी और गरीबी में गुजरा और अमीर बनने की चाहत ने उसे इतना बड़ा अपराधी बना दिया। अब तक माफिया डॉन पर 250 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं अतीक अहमद पर। 17 साल की उम्र में उसने हत्या के साथ अपराध की दुनिया में कदम रखा था। अपराध के रास्ते पर बढ़ने के साथ ही उसने राजनीति का दामन थाम लिया था। 5 बार उसने इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक और 1 बार फूलपुर लोकसभा सीट का चुनाव जीता। वह इन सब के बीच माफिया अतीक के खौफ का साम्राज्य इतना बुलंद हो चुका था कि आम खास सभी उससे डरते थे। देवरिया से अब तक मुख्तार जीता तो वहां के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। जी हां, यहां तक कि यह सिफारिश तक की गई कि अतीक को कहीं और भेज दिया जाए। यह सब कुछ देवरिया में हुआ। लेकिन आपको बताऊं कि अतीक अहमद की मुश्किलों के दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि योगी राज में अब अतीक के लिए मुश्किल है ज्यादा दिन तक अहमदाबाद में रह पाना, क्योंकि योगी की तैयारी है कि अपराधियों को चुन चुन कर वापस लाएंगे और उत्तर प्रदेश में बराबरी से, उत्तर प्रदेश में उनसे सारा हिसाब बराबर होगा उनके गुनाहों का। आइए आपको दिखाते हैं योगी से क्यों डर रहे हैं आरोपी और अपराधी। देखिए जरा। दरअसल योगी के राज में अब तक 7,500, जी हां, 7,500 से ज्यादा मुठभेड़ हो चुकी है। 7,500 से ज्यादा एनकाउंटर योगी राज में हुए। 132 अपराधी ढेर कर दिए गए, 132 अपराधी ढेर किए गए और 2,929 अपराधी जख्मी हुए हैं योगी राज में। यह बड़ी वजह है कि अपराधी फरार है उत्तर प्रदेश से, योगी के राज में आना नहीं चाहते। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं।
इनकाउंटर किसी का फेक नहीं होता है जी। देखिए, पुलिस के जवान भी तो मनुष्य है ना। अगर कोई दुर्दांत अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा जी, तो आत्मरक्षा में पुलिस को भी गोली चलाने का पूरा अधिकार है और होना चाहिए। तो योगी राज में यूपी पुलिस एक के बाद एक अपराधी को ढेर कर रही है। जी हां, एक के बाद एक अपराधी को ढेर कर रही है। आपको बताऊं कि 2018 में नोएडा में 2.5 लाख के इनामी बलराज भाटी को पुलिस ने ढेर किया था। पिछले साल जुलाई में 5 लाख के इनामी विकास दुबे समेत 6 अपराधियों को पुलिस ने मार गिराया था। आपको याद होगा, नवंबर में आजमगढ़ में हुई मुठभेड़ में 3 लाख के इनामी सूर्यांश दुबे को पुलिस ने मार गिराया था। 2021 में फरवरी के दौरान बागपत में 1 लाख का इनामी जावेद ढेर कर दिया गया था। ये योगी राज में इस तरह से एनकाउंटर हुए हैं। इसीलिए अपराधी बाहुबली, डॉन, मुख्तार, ये सब योगी राज छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ी खबर, जिस तरह बाबरी की खुदाई की गई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग ने खुदाई की और खुदाई में न जाने बहुत सी चीजें निकली। ठीक उसी तरह, बाबरी की तरह ही अब काशी में ज्ञानवापी मस्जिद जो है, उसकी खुदाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा। और यह जानने के लिए क्या यहां पहले मंदिर था, आज की एक बड़ी खबर है। देखिए पहले कोर्ट में क्या हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। वाराणसी की एक अदालत ने काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ा आज जो आदेश सुनाया है, उसके दूरगामी परिणाम होने के आसार हैं। तो बाबरी मस्जिद की खुदाई के बाद ज्ञानव्यापी देश की दूसरी मस्जिद होगी जिसकी एएसआई खुदाई करेगी। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी परिसर का पुरातात्विक सर्वे कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक एएसआई यानी पुरातत्व विभाग सर्वे करेगा। एएसआई की इस टीम में 5 लोग होंगे और एएसआई और यूपी सरकार ही इसका खर्चा उठाएगी। ये बहुत बड़ी जीत है हिंदू पक्ष के लिए, क्योंकि सारा मुद्दा इसी पर निर्भर करता था कि मुस्लिम पक्ष का यह कहना था कि ग्राउंड लेवल पर यह शुरू से मस्जिद चला आ रहा है, जबकि हिंदू पक्ष का यह कहना है कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद उस स्थान पर बनी है। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से कोर्ट में एक अर्जी डाली गई थी जिसमें कहा गया था कि ज्ञानवापी परिसर में पुरातन मंदिर है जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। इस अर्जी में कोर्ट से गुजारिश की गई थी कि इसका सर्वे कराया जाए ताकि सच सामने आ सके। इसी अर्जी पर कोर्ट ने 2 अप्रैल को बहस पूरी कर ली थी और आज सर्वे का आदेश सुनाया है। हालांकि कोर्ट के इस आदेश से मुस्लिम पक्ष सहमत नहीं है और कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद आगे की रणनीति बनाने में जुटा है। मतलब साफ है कि मुस्लिम पक्ष या तो रिव्यू पिटीशन डालेगा या फिर ऊपरी अदालत में जाएगा। लेकिन इतना तय है कि कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या की तर्ज पर काशी मंदिर का यह मामला तूल पकड़ सकता है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ सकता है। तो आप देख रहे थे भारत की बात है। फिलहाल इतना ही।